नमस्कार। आइए सुनते हैं मालती जोशी की लिखी कहानी ज्वालामुखी के गर्भ में का दूसरा भाग। अब तक आपने सुना कि मीता अपने बड़े भैया को जगाने के लिए उसके कमरे में जाती है, क्योंकि आज उसके बड़े भैया को देखने लड़की वाले आ रहे हैं। वह अपने छोटे भैया हरी को भी जगाती है तथा उससे कहती है कि वह जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाए और उसके काम में मदद करे। किंतु इस खुशी के माहौल में अचानक से आतंक छा जाता है। मातम का माहौल सा हो जाता है, क्योंकि मीता के बड़े भाई ने अपनी सगाई कहीं और पक्की कर ली है, अपनी मनपसंद लड़की के साथ। यह सुनकर उनकी माँ अचानक सदमे में आ जाती है और बेहोश होकर गिर पड़ती है। मीता के बड़े भाई साहब इस शादी से इनकार कर देते हैं और अपनी मर्जी से विवाह करने का अपनी माँ के समक्ष प्रस्ताव रखते हैं। तो चलिए अब सुनते हैं आगे की कहानी। भाग 2। त्वमेव केवलम हर्तासि, त्वमेव केवलम धर्तासि, त्वं सर्व खलिविदं ब्रह्मासि। पूजा घर से मौसी जी का गुरु गंभीर स्वर कुछ ऊंचा ही आने लगा था। गणपति गणपति अथर्व शीर्ष का ओट लेकर वे मौसी के वागवाणों से बचना चाहते थे। उनकी ये जानी पहचानी आदत थी, पर कितना बच पाते थे वे ही जाने। टेबल पर सारा सामान यूं ही बिखरा छोड़कर हरी भैया उठकर चल दिए थे। माँ कह रही थी, पैसे से ही क्या सब सुख मिल जाते हैं? छोटी छोटी मुझे देख, कितना दुख छाती में बिठाई बैठी हूँ। पति तो भाग्य ने छीन ही लिया, बेटे को पता नहीं कौन कहाँ की लड़की मोह कर ले गई। अब इस घर को घराने को ओढ़ूं के बिछाऊं। तेरे साथ तो तेरा सब कुछ है, उनकी बदौलत तू सिर उठाकर तो चल सकती है, फिर क्यों उस देवता आदमी की आत्मा जलाती है? मेरी आत्मा चलेगी तो मुंह पर बात आएगी ही। राजकुमार सा मेरा लड़का किसी लायक नहीं बन सका। लोग बाग ठाकुर जी के आगे घंटी भर बजाना जानते हैं। इतनी खीज, इतनी ऊब हो आई है मुझे। पता नहीं इन दोनों बहनों को अपने दुखों से इतना लगाव क्यों है। खुद भी रोएंगी, साथ वाले की जिंदगी भी जहर करके रख देंगी। पूजा घर से अब विष्णु सहस्र नाम सुनाई दे रहा था। हरी भैया चलिए घर घर की कहानी देखाएं, वीणा कह रही थी। खूब अच्छी पिक्चर है, मैंने आंधी की तरह उनके कमरे में प्रवेश करते हुए कहा। अपने घर की कहानी से तो क्या अच्छी होगी? वे पुस्तक में आंखें गड़ाए ही विषण स्वर में बोले, बेकार की फिलॉसफी तो मत छाड़िए, चलिए ना, लौटते हुए कविता के यहाँ होते आएंगे। मुझे अपनी कापियाँ लेनी है। मेरी सहेलियों के नाम से खिल उठने वाला उनका चेहरा वैसा ही सख्त बना रहा। वे पूर्ववत पुस्तक के पन्ने पलटते रहे। चलिए भी, हमारे साथ कोई नहीं है, इसी से इतनी खुशामद कर रहे हैं। आप साहब ज़्यादा ही स्कॉलर बने जा रहे हैं। और मैंने पुस्तक छीनकर परे फेंक दी। मैं कोई तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ जो हर जगह तुम्हारे साथ घिसटता फिरूंगा? प्लीज़ प्लीज़ मेरे कमरे से दफ़ा हो जाओ। ये आंखें, ये चेहरा, ये आवाज़, चाहिए तो था कि क्रोध से मेरा तन बदन जल उठता, पर विस्मय और दुख से भरकर मैं फटी फटी आंखों से उन्हें निहारती रह गई। पाँव मन मन भर के होकर भी वहीं जम गए। किसी तरह अपने को ठेलकर मैं दरवाजे तक ले गई, पर उतनी देर बाद उस जाने में कोई प्रतिष्ठा नहीं रह गई। सॉरी मीता, मैं अनचाहे ही ठिठक कर रह गई थी। मुझे बहुत अफसोस है मीता, इस तरह तुम्हें जलील करने का मुझे कोई हक नहीं था। इस कमरे पर मेरा अधिकार ही क्या है? यह कमरा, यह घर, ये सब तुम्हारा ही तो है। हम तो केवल, क्या है हम लोग, यही समझ नहीं आता। नौकरों की भी अपनी कुछ औकात होती है, लेकिन हम तो सिर्फ पैरासाइट हैं। सोरी होना क्या इसे ही कहते हैं? उसके बाद वहां रुकना असंभव ही था। सीधे अपने कमरे में आकर बिस्तर पे पड़ रही। दुख, अपमान, रोष, ममता, सबका सब सिमट आया था मन में। 3-4 साल पुराना एक प्रसंग याद आ गया। हरी भैया का हायर सेकेंडरी का परिणाम आया था। बेचारे जनता क्लास में पास हुए थे। माँ कह कहकर हार गई,
पर मौसी ने 1.25 के लड्डू भी नहीं बांटे। 2 साल पहले ही मनीष भैया के पास होने पर मिठाई, पार्टी और बधाई पत्रों की कितनी धूमधाम लगी रही थी। भैया मेरिट लिस्ट में चौथे नंबर पर आए थे। उसके मुकाबले में हरी भैया का परिणाम सचमुच फीका था, पर मौसी के वागवाड़ों ने तो उसे करुण बना दिया था। आखिर माँ ने ही डांटा था, बस कर छोटी, तेरी बातों से तंग आकर लड़का कहीं नदी कुआं कर बैठेगा तो जिंदगी भर को रोती रहेगी। तब कहीं मौसी का अनवरत भाषण समाप्त हुआ था। शाम की आरती के बाद मौसी जी ने मुझे पूजा घर में बुलाकर मेरे हाथ पर 2 पेड़े रखे थे। ये मेरे बेटे के पास होने की मिठाई है बिटिया, गरीब आदमी हूं ना, ज़्यादा जश्न तो नहीं मना सकता। 7वीं 8वीं क्लास की बेवकूफ़ सी लड़की थी मैं। उनकी बात का मतलब नहीं समझ सकी, पर उनकी आंखों की पीड़ा, उनके स्वर का वात्सल्य मुझसे छिपा नहीं रहा। वे थोड़ी सी मिठाई लिए मैं प्रतीक्षा में बैठी रही। बहुत रात लौटे थे हरी भैया, आकर छत पर अपने बिस्तर पर चुपचाप लेट गए थे। मैंने दबे पांव जाकर पेड़ा उनके मुंह में ठूस दिया था। क्या है यह? वे हड़बड़ाकर उठ बैठे थे। मिठाई है। किस बात की मिठाई? उन्होंने मरी हुई आवाज में पूछा। एक हमारे हरी भैया हैं, उनके पास होने की। मैंने शरारत से आंखें नचाकर कहा। कुछ क्षण वे चुप रहे, फिर बोले, किसने बाटी है? मौसी ने। मेरे सिर पर हाथ रखकर कहो। कैसे कहती? चुप होकर रह गई। बाबूजी ने अपने ठाकुर जी को भोग लगाया होगा। ठीक है ना, अपने नालायक बेटे के पास होने की खुशी सिर्फ वे ही मना सकते हैं। और फिर एकाएक उनका चेहरा तमतमा उठा था। क्यों आए थे तुम लोग यहाँ? क्या उतने बड़े अफ्रीका में तुम लोगों के लिए जगह नहीं थी? आते ही तुम लोगों ने मेरा घर, मेरी माँ, मेरा सुख सब कुछ छीन लिया। छोटा सा घर था हमारा, पर उस घर में मैं राजकुमारों की तरह पलता था। उस समय मेरी हर इच्छा पर अम्मा बिछ बिछ जाती थी। उस समय मैं उनकी आंखों का तारा हुआ करता था। और अब दुनिया में बस एक ही नाम रह गया है, मनीष, मनीष, मनीष। और पलंग की पाटी पर सिर रखकर वे सिसक सिसक कर रो पड़े थे। छोटी थी मैं उस समय, पर नारी की सहज ममता ने उम्र का व्यवधान कब माना है। उनके आंसू सोख लिए थे मैंने, उनका दर्द बांट लिया था। तब से उनकी हर व्यथा को अपने संपूर्ण संवेदन के साथ जीने की जैसे मेरी आदत हो गई थी, अधिकार हो गया था। और इस अनाम रिश्ते की पृष्ठभूमि पर आज उनका ये व्यंग्य कैसी चोट कर गया था। भीतर तक तिलमिला उठी थी मैं। तीसरे पहर में अपनी बुनाई लेकर छत पर बैठी हुई थी। हरी भैया पास में आकर बैठ गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं भी जानबूझकर फंदों के उलट फेर में उलझी रही। मीता, मैटनी तो अब शायद नहीं मिलेगा। फर्स्ट शो में चलोगी? नहीं, रहने दो। यानी कि नाराज हो गई, यही ना? ठीक तो है, इस घर में हर एक को नाराज होने का अधिकार है, सिवाय मेरे। नाराज होने की बात नहीं है हरी भैया, बस मूड नहीं रहा। मैंने कुछ तल्खी के साथ कहा। वे चुप हो गए, फिर कुछ देर बाद बोले, अच्छा चलो नेहरू पार्क चलते हैं, वहां से लौटते हुए किशन के यहाँ चलेंगे। उसकी माँ तुम्हें बहुत याद करती है। आज रहने दो। अच्छा, तो तुम्हारी कविता के यहाँ चले चलते हैं, या फिर वह कौन है, अपर्णा, सुपर्णा, उसके यहाँ वो आते हैं। कहा तो भाई कि मुझे कहीं नहीं जाना है, मैंने खींच कर कहा। वे फिर चुप हो गए और इस बार उनके चेहरे पर एक अजीब सी असहायता उतर आई। मेरे रूठ जाने का दुख उन्हें साल रहा था, परंतु मुझे मनाने का कोई उपाय भी वे खोज नहीं पा रहे थे। उनकी उदास डबडबाई आंखों को मैं अधिक देर तक नहीं सह पाई। अपने स्वर को यथाशक्ति नरम बनाकर मैंने कहा, सच कहूँ हरिदा, आजकल किसी के घर जाने की इच्छा ही नहीं होती। कहीं भी जाती हूँ तो तुलना में अपना घर उभर कर सामने आ जाता है। सोचती हूँ इतने अभाव में
दुख में भी ये लोग खुश कैसे रह लेते हैं। दुनिया भर की मनुष्यत हमारे ही यहाँ क्यों है। कविता की माँ 6 महीने से खाट पर पड़ी है। सुपर्णा का इतना बड़ा परिवार इतनी सी आय के सहारे चल रहा है। तुम्हारे किशन के यहाँ 3 अनब्याही बहनें बैठी हुई हैं। फिर भी इन लोगों के यहाँ कुछ ऐसा है जो मन को बांध लेता है। चाहती हूँ तो लौटने की इच्छा नहीं होती, और यहाँ तो हर दम भाग जाने का मन होता है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है। यह कोई रहने की जगह थोड़े ही है। यह तो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान। यहाँ आदमी नहीं रहते, उनकी छाया रहती है। अपने आप को दफनाकर उन पर पत्थरों की तरह जड़ी हुई ये छाया भर है। छी, क्या ये नव कवियों जैसी उपमाएं दे रहे हो? क्या इससे अच्छी कोई बात तुम्हारे दिमाग में नहीं आती? मैं कॉमर्स का विद्यार्थी, उपमा उत्प्रेक्षा क्या जानूं। जैसा सोचता हूं कह डाला। और तुम जानती हो मीता, कब्रिस्तान में कभी कभी कोई प्यारा सा पेड़ उगाता है, अपने सिर पर ढेर सारे खुशबूदार फूलों का मुकुट धारण किए हुए। यह अनोखा पेड़ वातावरण की उदासी को सुगंध में भिगोता रहता है। इस पेड़ का नाम जानती हो? मैंने प्रश्नार्थक दृष्टि से उन्हें देखा। उनकी आंखों में उस फूल का नाम पढ़ लिया मैंने। इसके बाद भी रूठे रहना क्या संभव था? मीता, थोड़ी देर बाद वे बोले, तुम्हें वे जूनी कसेरा बाखल वाला हमारा घर याद है? नहीं तो। कभी कभी वह घर बहुत याद आता है। उस घर के साथ कितना कुछ छूट गया है। तुम्हें याद है मीतू, तुम लोग आए थे ना तब? तुम दिन भर कहा करती थी, यह घर गंदा है, हमें यहाँ नहीं रहना। मैं बहुत छोटी थी ना उस समय, मैंने अपराधी स्वर में कहा। हाँ, तुम बहुत छोटी थी, इसलिए मन की बात कह सकी। जो बात मनीष भैया और मौसी अनुभव करके रह जाते थे, वे तुम बेझिझक कह डालती थी। धीरे धीरे सबको लगने लगा कि वह घर छोटा है, गंदा है, अम्मा को भी। और तब से इस मनूस कोठी से बंध गए हम। ये घर क्या शुरू से ही ऐसा मनूस लगता रहा होगा? मैंने विस्मय से भरकर कहा। क्या पता, तब इतना समझने की अक्ल कहाँ थी। इतना याद है, बाबूजी यहाँ नहीं आना चाहते थे। साल भर तक वे पुराने मकान का किराया भरते रहे, पर अंत में उन्हें भी हथियार डाल देने पड़े। वे मुझसे अलग होकर नहीं रह सकते थे। मैं अम्मा के बिना नहीं रह पाता था, और अम्मा, उनके लिए इतना बड़ा घर, इतने सारे नौकर, इतना ऐश्वर्य, इतनी हुकूमत छोड़ना बहुत कठिन हो गया था। वैभव की इस दौड़ में मैं और बाबूजी कब पीछे छूट गए पता ही नहीं चला। बाबूजी के पास तो फिर भी उनके ठाकुर जी हैं, लेकिन मैं क्या करूं? अपने निष्प्रयोजन जीवन का क्या करूं? तुम्हें क्या हो गया है आज? कैसी उटपटांग बातें कर रहे हो जब से? माँ की नज़रों में जो बेटा घूरे से भी गया बीता हो गया हो, उससे अच्छी बात की तो उपेक्षा नहीं की जा सकती। ओ, अब समझी। तुम्हें सुबह वाली बात फांस की तरह चुभ रही है मन में अब तक। मैंने अपने स्वर में ढेर सी ममता उड़ेल कर कहा। मौसी की बातों का बुरा मानने चलेंगे तो हो चुका। दिन भर मातम ही मनाना होगा। जानते तो हो उनकी आदत। जानने से ही क्या पत्थर बना जा सकता है? हाड़ मांस का मनुष्य जितना सह सकता है उतना ही तो सह पाऊंगा। सच कहता हूँ मीतू, पढ़ते हुए भी कभी कभी इस ख्याल से कांप उठता हूँ कि क्या होगा इतनी मेहनत का। अम्मा को खुश करने लायक परिणाम तो मेरा कभी बन ही नहीं सकता। तब फिर हफ्तों तक पुस्तक को हाथ लगाने की इच्छा नहीं होती। पुरुष जब भीतर से टूटने लगता है तो नारी का सहज स्नेह ही उसे संबल दे पाता है। इसी स्रोत से वह शक्ति ग्रहण करता है। नारी चाहे वह माँ हो, पत्नी हो, बहन हो, मित्र हो। कहाँ पढ़ा था ये वाक्य? किसी नाटक में, उपन्यास में, या शायद भैया के पत्र में? कहीं भी पढ़ा हो, आज इस बेला उसका स्मरण हो आना ही सार्थक हो उठा था।
उस बार बीकॉम में हायर सेकंड क्लास पाने पर जब मैंने उनका अभिनंदन किया तो बोले, अभिनंदन की असली हकदार तो तुम हो, परिणाम का सारा श्रेय तुम्ही को जाता है। शनिवार की शाम को मैं हमेशा की तरह पूजा घर में बैठी सुंदरकांड का पाठ कर रही थी। पैरों की आहट सुनकर सिर उठाया। मौसी जी नहाकर शाम की संध्या वंदना के लिए अंदर आ गई थी। मेरी उपस्थिति से निर्लिप्त होकर मौसा जी नहाकर शाम की संध्या वंदना के लिए अंदर आ गए थे। मेरी उपस्थिति से निर्लिप्त होकर उन्होंने सूती धोती उतार खूंटी पर टंगी लाल रंग की रेशमी धोती पहनी। आसन लेने के लिए इस ओर मुड़े तो मुझे एकटक अपनी ओर देखते हुए पाया। अपनी झेप मिटाते हुए बोले, कहिए पंडितानी जी, क्या निरीक्षण हो रहा है? निरीक्षण यह हो रहा है कि इस पूजा वाली धोती का काफी पहले रिटायरमेंट हो जाना चाहिए था। मैंने दबंग स्वर में कहा, एक बार और कायाकल्प कर दूं इसका। अब की तनख्वाह मिलने पर पहला काम यही करूंगा, ठीक है ना? मैंने सिर हिला दिया। वे आसन पर बैठ गए। आचमन लेकर ध्यानस्थ होने को ही थे कि सहसा मुझे कुछ याद आ गया। मौसा जी, आज आपके वे तिवारी जी आए थे। गोरखपुर से किताबें मंगाई थी ना आपने? वे दे गए हैं। अच्छा, कब लौटे थे वे लखनऊ से? कल ही आए हैं और कह रहे थे शर्मा जी से कहना मेरी मिठाई तैयार रखे, दफ्तर में पार्टी दे देने से ही आप बच नहीं पाएंगे। एक शर्मीली मुस्कान उनके चेहरे पर तैर गई। अच्छा मौसा जी, दफ्तर में तो आपने प्रमोशन की पार्टी दे दी और हमें बताया तक नहीं। चाहिए तो था कि सबसे पहले घर में मिठाई जाती। मैंने मुंह फुलाकर कहा, घर में बतलाने जैसी कोई बड़ी बात नहीं थी बिटिया। मेंढक कितना भी फूल जाए, बैल तो बनने से रहा। दफ्तर का बाबू हूँ, प्रमोशन हो गया तो बहुत से बहुत ओएस बनूंगा, और क्या। हंसकर कही थी उन्होंने यह बात, लेकिन उसमें छलकती हुई व्यथा को मैंने पा लिया और मैं भी उदास हो आई। सुख में हो या दुख में मनुष्य को सबसे पहले घर ही याद आता है। कैसे जब्त कर पाए होंगे इतनी बड़ी खुशी को वे, मन ही मन में। तिवारी जी बता रहे थे दफ्तर में उन्होंने बहुत शानदार दावत दी थी। बाहर की दुनिया में जो इतना लोकप्रिय है, उसका अस्तित्व घर में इतना नगण्य क्यों है? मुझे तो कई दिनों तक यह भी नहीं पता था कि वे दफ्तर भी जाते हैं। उनके ऑफिस आने जाने को लेकर घर में कोई गहमा गहमी नहीं होती थी। जूनी कसेरा बाखल वाले घर की एक धुंधली सी याद है कि मौसा जी बाहर से लौटे हैं तो मौसी ने आगे बढ़कर हाथ से झोला लिया है, उनके लिए चाय बनाई है, उनके लिए पान लगाया है। अब तो मौसी के पास इतना समय ही कहाँ है। मिसरानी है, रामदीन है, वे ही सब देखभाल लेते हैं। प्राणायाम की मुद्रा में बैठे मौसा जी पौराणिक चित्रों के शिव की तरह लग रहे थे। ठाकुर जी के पास जलते हुए दीपक का मंद प्रकाश उनके सुदर्शन व्यक्तित्व को रहस्य में बनाए दे रहा था। रहस्य में ही तो थे वे। कितना जानते थे हम लोग उनके विषय में। घर से बाहर की दुनिया में उनका क्या रूप था, कभी जाना ही नहीं। पिछले साल की एक बात याद आई। नया नया कॉलेज था, नई नई सहेलियां थी। सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी मधुलिका। श्रीनगर कॉलोनी में बड़ा सा बंगला था उनका। रोज गाड़ी छोड़ने आती थी, लेकिन बातचीत में अमीरी की जरा भी बू नहीं थी। बहुत जल्दी घुल मिल गई थी हम दोनों। 2-4 बार उनके घर को आने पर मैंने उसे अपने घर भी आमंत्रित किया था। 3-4 घंटे तक गपशप की महफिल जमने के बाद जब वे जाने को हुई तो मैं फाटक तक उसे छोड़ने गई थी। उसी समय मौसा जी अपनी साइकिल लिए दफ्तर से लौट रहे थे। अच्छा, तो ये पंडित जी तुम्हारे यहाँ भी आते हैं? मधुलिका ने पूछा। कौन से पंडित जी? यही जो अभी अंदर गए। वो हमारे पीछे सर्वेंट क्वार्टर्स है ना, वहाँ हर रविवार को इनका चक्कर लगता है। खूब भक्ति ने जोड़ रखी हैं। 2-2 घंटे तक भविष्य बाजते हैं। यू नो, ही इज अ लेडी किलर। इससे ज़्यादा मुझसे सुना नहीं गया था। मधु ही इज माई। वे मेरे मौसा जी हैं। ज्योतिष बहुत अच्छा जानते हैं और किसी से कुछ लेते भी नहीं।
तुम तो जानती हो, ऐसे लोगों के लिए हिंदुस्तान में भक्तों की कमी नहीं रहती। सॉरी नमिता, मुझे मालूम नहीं था, मधु ने छेपते हुए कहा था। बात आई गई हो गई थी, पर जब भी मधु को देखती वही बात याद आ जाती। क्या वे सच कह रही थी? ऐसा होना असंभव भी तो नहीं है। मनुष्य ही तो हैं आखिर वे, कहीं तो उनके अहम की तुष्टि होनी चाहिए। पत्नी द्वारा निरंतर लांछित और अपमानित व्यक्तित्व को कहीं तो सिर उठाने का अवसर मिलना चाहिए, नहीं तो कोई जिएगा कैसे? बिटिया। जी, मैंने चौंक कर कहा। पाठ कर रही हो ना? कर तो रही हूं, आपने बीच में टोक दिया। तुम कर नहीं रही थी इसलिए टोका था। पता है तुम कितनी देर से एक ही पन्ना खोले बैठी हो? आज मन ही नहीं लग रहा, और मैंने रामायण बंद करके रख दी। मन अपने से लगता थोड़े ही है, उसे तो कान पकड़कर लगाना पड़ता है। और उनकी इस बात पर हम दोनों ही हंस पड़े। बिटिया, वे एकाएक गंभीर होकर बोले। कहिए। अपना मन अच्छे से टटोल कर देखा है तुमने? तुम कहोगी तो अब भी सारा आयोजन उखाड़ कर फेंक सकता हूँ। बुराई जो भी आनी होगी मेरे सिर आएगी, तुम चिंता मत करो। आप पता नहीं क्या कह रहे हैं। यह मत सोचो मीता बेटी कि मैं भी तुम्हारी मौसी की तरह अंधा हो गया हूँ। मेरी आंखें सब कुछ देखती हैं। तुम एक बार संकेत भर कर दो, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। मौसा जी, आप तो गलत सलत पता नहीं क्या सोच लेते हैं, मैंने बेसुरी खिलखिलाहट के साथ कहा और भाग गई। पूजा घर के बाहर खड़ी होकर पहले अपनी उफनती सांस को सामान्य किया, फिर धीरे धीरे माँ के कमरे की ओर चल पड़ी। हॉल में मौसी जी रंग बिरंगे कपड़ों के अंबार लेकर बैठी थी। ए छोकरी, कहाँ थी अब तक? शनिवार की शाम को मैं क्या करती हूँ मालूम है ना? हाँ, सो तो सब मालूम है। वे एक नरसी भगत कम थे घर में, अब ये एक मीराबाई बनी जा रही है। काम क्या है बोलो ना। काम क्या एक है, इन साड़ियों पर फॉल लगाने हैं, इनमें मोती टांकने हैं, इनमें गोटा लगेगा, इन पर फूल लगेंगे। एक दर्जी बिठा लो ना घर में, चुटकी में सब काम हो जाएगा, मैंने बेजारी से कहा। दर्जी तो बिठा लूं, पर फिर तू नेक किस बात का लेगी बता तो। बहन बेटी के यही तो काम होते हैं। और ये कार्डों का डिब्बा ले जा, सब नमूने देखकर छाट कर अच्छा सा ब्लॉग बनवा दे। तेरे मौसा जी कहाँ है? पूजा में। बस बस, और किया ही क्या है जिंदगी भर। उनसे कहो कि जल्दी से फैक्ट्री चले जाएं। आज के दिन लड़का जरा जल्दी घर आ जाता तो टेलर के यहाँ हो आता, सूट का ट्रायल लेना है। दिन भर तो फैक्ट्री में चला जाता है। फैक्ट्री फैक्ट्री फैक्ट्री, सुन सुनकर मेरे कान पक गए। वेडिंग कार्ड्स का डिब्बा उठाकर मैं माँ के कमरे में आकर बैठ गई। अपने कमरे में जाते हुए डर लगता है। अकेलेपन में कभी कभी कितने ऊटपटांग विचार आते हैं। मौसी की तेज आवाज़ यहाँ तक आ रही है। शायद फैक्ट्री में फ़ोन किया जा रहा है। फैक्ट्री, द शर्मा स्टील वर्कर्स, प्रोप्राइटर एंड जनरल मैनेजर श्री हरिप्रसन्न शर्मा, बीकॉम। उद्घाटन के फोटोज का अच्छा खासा एल्बम तैयार हो गया है। कोई स्थानीय अखबार नहीं बचा होगा जिसमें फोटो नहीं छपे होंगे। अविवाहित युवा मेधावी जनरल मैनेजर की प्रशंसा में किराए से लेख लिखवाए गए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी प्रचार की आखिर क्या जरूरत थी, लेकिन मौसी की दूरदर्शिता का लोहा मानना पड़ा। जब धड़ाधड़ वधू पिताओं के पत्र आने प्रारंभ हुए, हर पत्र के आने पर बाकायदा सिलेक्शन कमेटी बैठती, लाभ और हानि की मदों पर विचार विनिमय होता। मौसा जी हमेशा की तरह तटस्थ बने रहते। संभावित पुत्र वधुओं की चित्र प्रदर्शनी में एक दिन परिचित चेहरा भी सम्मिलित हो गया और मौसी ने निर्णय ले ही लिया। वह चित्र था सुलक्षणा पाठक का। यद्यपि रिटायर होने के बाद जज साहब का वैभव पहले का सा नहीं था, फिर भी यही रिश्ता और सबसे बेहतर था। मौसी का एक चिर संचित स्वप्न पूरा हो गया था कि हरि के लिए भी ढेर सारे रिश्ते आए थे।
सुलक्षणा को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा था, उसने यही धैर्य पूछ रखी होगी, तभी तो अभी तक कुंवारी बैठी है। शायद ठीक ही कह रही होंगी वे। क्या कर रही है मीता? माँ के पलंग से क्षीण स्वर में प्रश्न आया। निमंत्रण पत्र का मसौदा बना रही हूँ, मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया। तेरी मौसी क्या कर रही है? साड़ियों का ढेर लेकर बैठी है। वह साड़ियों में फॉल लगाने को कह रही थी, लगा दिए? लगा दूंगी, जल्दी क्या है? हाँ, जल्दी क्या है, अभी तो पूरा महीना पड़ा है। लेकिन देख तो, अभी से ऐसी रौनक हो गई है घर में। और बात खत्म करते करते माँ सुबकने लगी। अब इसमें रोने की कौन सी बात है? मैंने खींच कर पूछा। आज जैसे सबने मेरी सहन शक्ति की परीक्षा लेने की ही ठान ली थी। मनु के लिए दुख होता है रे, उसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सका। पता नहीं कहाँ किस मंदिर में जाकर फेरे पड़वा लिए थे बेचारे ने। क्या क्या सोच रखा था, पर कुछ नहीं हो सका। आज उसके लिए आंसू बहाने की क्या तुक है माँ? मैंने बुझे स्वर में कहा। मन तो हो रहा था कि चीख कर कहूँ, माँ रोना ही है तो आज मीतू के लिए रो। मनु के लिए रोने का समय तो बहुत पीछे छूट गया। पुरुष होते हुए भी मौसा जी ने जो जान लिया था, उससे माँ होकर भी माँ अनजान कैसे रह गई। अपनी व्यथाओं के झुरमुट से एक बार तो बाहर आकर झांकती कि कहाँ क्या हो रहा है। माँ के स्वभाव का भी कुछ पता नहीं चलता। कहाँ तो बेला भाभी के लिए एक चेन भी उन्होंने नहीं दी थी। नलिन के जन्म पर एक अंगूठी तक हम लोग नहीं भेज पाए थे। और अब गहनों कपड़ों का अंबार लग गया है। ये सब कहाँ से हो रहा है, क्या मैं जानती नहीं? जिस फैक्ट्री का इतना ढोल पीटा जा रहा है, उसकी पोल भी मुझसे छिपी नहीं है। नाना जी की जमीन एकाएक ऊंचे दामों पर बिक गई थी और माँ ने अपना हिस्सा भी मौसी के नाम कर दिया था। स्टील फर्नीचर का कारखाना खोल लिया गया था और बीकॉम के बाद कलरकी के लिए वांटेड के कॉलम्स पढ़ने वाले हरी भैया एकाएक जनरल मैनेजर की कुर्सी पर पहुंच गए थे और उस कुर्सी ने उन्हें भीतर बाहर कितना बदल डाला था। और मेरा सारा रोष माँ पर उमड़ पड़ा। तुम्हारा भी तो जवाब नहीं है माँ। मर्जी आएगी तो दूसरों के लिए घर लुटा कर रख दोगी, नहीं तो पेट जाए लड़के के नाम तुम्हारे पास कौड़ी तक नहीं निकलेगी। लोग भी कैसे चंट होते हैं, मीठी मीठी बातों से किसी को फुसलाकर अपना काम खूब बना लेते हैं। मीता, माँ के स्वर में अप्रत्याशित कड़क थी। मैं सहमकर चुप हो गई। यह तुझे क्या हो गया है लड़की? आजकल तू इतनी जहर बुझी बातें कहाँ से सीख गई है रे? ये अपने पराये की भाषा कौन सिखा गया है तुझे? मैं किसी को कुछ नहीं दे रही हूँ, सिर्फ पुराना कर्ज उतार रही हूँ। इतना भी नहीं करूँगी तो सुख से मरना भी नसीब नहीं होगा मुझे। माँ दिन में 3 बार तो मरने की तैयारी कर ही लेती थी, इसलिए मुझ पर कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं हुई। और तुझे मौसी पर इतना गुस्सा क्यों आता है री? बरसों के बाद तो सुख के दिन देख रही है वह। सारी जिंदगी सिवा गरीबी के देखा ही क्या है उसने? कभी मन भरकर ओढ़ा नहीं, पहना नहीं। कितनी कस्में दे दिलाकर कभी एक आध चीज दे पाई हूँ उसे। इतनी स्वाभिमानी है वह। माँ एकदम गलत भी नहीं कह रही थी। इस सारे ताम झाम के बीच भी मौसी एकदम सादगी से रहती थी। 30 त्योहारों पर माँ जिद करके उन्हें अपने गहने कपड़ों से सजाती, फिर उनका चेहरा अपने दोनों हाथों में उठाकर कहती, छोटी, सच भगवान ने कैसा राजरानी सा रूप देकर भेजा है तुझे धरती पर। लेकिन दीदी, किस्मत तो भिखारियों की दी है ना, उसका कोई क्या करे? मौसी अपने को छुड़ाकर कहती। यह बात खूब जोर से कही जाती, जिससे मौसा जी उसे जरूर सुन ले। तब मौसा जी का चेहरा व्यथा से काला पड़ जाता और हमारी सारी सहानुभूति उन्हीं के साथ होती। माँ की बनारसी साड़ियाँ मौसी लौटाने आती तो माँ कहती, रहने देना, यहाँ भी तो पड़ी पड़ी सड़ ही रही हैं।
ना जीजी, इतने अच्छे कपड़े मुझ पर सजेंगे भला? अपनी औकात भी तो मुझे देखनी चाहिए। मैं तो तुम्हारे चरणों में पड़ी हूँ, इसलिए कि लड़के की जिंदगी बन जाएगी, नहीं तो पता नहीं कहाँ भीख मांगता फिरेगा। यह तो बड़ा होने पर ही पता चला कि ये बातें माँ से कहने का बहाना भर होता था। असली लक्ष्य होते थे लड़के के पिता। मैंने तिक्त स्वर में कहा, पता नहीं नाना जी ने दोनों लड़कियों के साथ इतना पक्षपात क्यों किया। वे तो कन्यादान करके छुट्टी पा गए। जिंदगी भर का काला पानी भुगतना पड़ा है मौसा जी को। कोई खुशी से अपनी बेटी कुएं में नहीं फेंक देता री। उसका इतना बड़ा सर्वनाश तो मेरे कारण हुआ है। तुम्हारे कारण? हाँ, तुम्हारे पापा के कारण। तो आगे की कहानी सुनिए अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।